Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today the topic of our discussion is from chapter number 17, that is coordination and control, and the topic is initiation of nerve impulse and synapse. So let's move to our first topic, that is initiation of nerve impulse. इनिशिएशन मीन्स शुरू होना। नर्व इम्पल्स किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से वो जनरेट होती है और वो एक न्यूरॉन से ट्रैवल करके दूसरे न्यूरॉन में जाती है, ये आज हमने पढ़ना है। तो इसके लिए आप अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा ज़हन में रखेंगे कि जिसमें आपने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, और उसके अलावा आपने उसमें ये पढ़ा था कि एक न्यूरॉन में जब कोई उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और उसमें होता ये है कि न्यूरॉन के जो एक्सॉन वाला हिस्सा है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड उसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स दिखाई गई हैं और ये जो पार्ट है न्यूरॉन का ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है कि इसके जो बाहर की मेम्ब्रेन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनर मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये कब होता है? जब कोई नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में से ट्रैवल नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस न्यूरॉन को मिलता है उसके बाद क्या होता है कि जिस जगह पे स्टिमुलस मिलता है वहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और वो जो स्टिमुलस मिलता है वो इतना होना चाहिए कि वो किसी नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। तो उस स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्टिमुलस है ये जब न्यूरॉन को मिल रहा है तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो गए हैं कि आउटसाइड देखें नेगेटिव चार्जेस दिखाए गए हैं और जो इनसाइड हैं वो पॉजिटिव हैं। मींस बाहर के पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं बाहर नेगेटिव आ जाते हैं और अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये जो हमने बात की कि जब स्टिमुलस मिलता है तो न्यूरॉन के चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स किस तरह होते हैं कि उसके बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये न्यूरॉन के एक छोटे हिस्से में देखें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर चेंज आया है और बाकी जो न्यूरॉन का हिस्सा है वहाँ पर चार्जेस जो हैं वही हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के होते हैं। ये सारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। सिर्फ ये पार्ट जिसको स्टिमुलस मिला है इसने अपने चार्जेस चेंज किए हैं, रिवर्स किए हैं और ये कहलाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने कहा कि कब जनरेट होता है? जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है। तो फिर ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और एक नर्व इम्पल्स जब यहाँ पर जनरेट होती है तो उसके बाद वो यहाँ से ट्रैवल करती है आगे की तरफ। तो वो जैसे जैसे आगे की तरफ ट्रैवल करती है तो जिस हिस्से से वो ट्रैवल कर रही होती है वहाँ चार्जेस भी इसी तरह से रिवर्स होते जाते हैं और जब वो वहाँ से ट्रैवल करके आगे चली जाती है तो बाकी जो पीछे वाला पार्ट होता है वो अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। वो न्यूरॉन का हिस्सा दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। तो इसलिए कहा गया कि ये जो चेंज आता है एक पार्ट में ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है क्योंकि वहाँ से नर्व इम्पल्स बहुत रैपिडली जो है वो मूव करके आगे चली जाती है। तो जैसे ही वो आगे चली जाती है अगेन वो पार्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखना ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्योंकि हमने बात की कि न्यूरॉन जब एक रेस्टिंग पीरियड में उसमें कोई इम्पल्स मूव नहीं कर रही तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव। लेकिन जैसे ही उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं और उसकी जो वजह है वो फर्स्ट ये है कि सोडियम एंड पोटाशियम आयंस मूवमेंट। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया है ये जो मेम्ब्रेन दिखाई गई है ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसमें हम कहते हैं एक्सॉन का जो पार्ट है वो दिखाया गया उसकी ये मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ये सोडियम आयंस जो हैं ये बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ पोटाशियम आयंस जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट फ्रीली परमिएबल टू ऑल आयंस, ये सब आयंस के लिए परमिएबल नहीं होती। तो कुछ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जब सोडियम आयंस बाहर वाली सरफेस से अंदर की तरफ मूव करते हैं ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल तो वो उनकी मूवमेंट कहाँ से होती है कि मेम्ब्रेन के ऊपर वो कहते हैं कि छोटे छोटे कुछ सोडियम गेट्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ से ये सोडियम अंदर की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे ओपनिंग सी नज़र आती हैं, ये सोडियम गेट्स कहलाते हैं। तो इन सोडियम गेट्स के ज़रिए सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं और कुछ पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं।
दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि चार्जेस आर रिवर्स्ड। जैसे हमने पहले भी बात की कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर पॉजिटिव देन इनर मेम्ब्रेन, जबकि जब वो एक्शन पोटेंशियल में आ जाती है मेम्ब्रेन तो उस वक्त क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन इज़ मोर पॉजिटिव देन द आउटर मेम्ब्रेन, या आउटर सरफेस जो है वो नेगेटिव हो जाती है। फिर है पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जब हमने बात की कि एक न्यूरॉन में से जब एक पार्ट स्टिमुलस रिसीव कर रहा है तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वहीं से ही नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है और वो आगे की तरफ न्यूरॉन से मूव करके आगे जाती है दूसरे न्यूरॉन में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेज होती है, न्यूरॉन में जब कोई स्टिमुलस नहीं उसको मिला होता और नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रही होती, तब उसका जो पोटेंशियल है वो देखा गया है कि -70 मिली वोल्ट्स होता है। लेकिन जब उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उस न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही होती है, उस टाइम जो उसका पोटेंशियल है एक्शन पोटेंशियल, वो देखा गया है कि वो +50 मिली वोल्ट्स है। अब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि ये जो दो मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। तो ये जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे होता क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड लेस पॉजिटिव इनसाइड। ये कब होता है? रेस्टिंग स्टेट पे, कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं और इनर मेम्ब्रेन की तरफ पोटाशियम आयंस ज़्यादा होते हैं, और नेट जो चार्ज आता है इन पे वो इस तरह से होता है कि आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर पॉजिटिव एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ लेस पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बात कर रहे हैं हम रेस्टिंग स्टेट की। लेकिन जब स्टिमुलस मिलता है और उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है तो उसमें एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। उस वक्त जो चेंज आता है, हमने अभी बात की कि उसमें ये चेंज आता है कि सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम आयंस अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं और पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन थी वो इस तरह से थी, जब इसमें एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ कि अंदर की तरफ लेस पॉजिटिव थी जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थी। लेकिन जैसे ही बाहर से सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करना शुरू हुए तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी। मींस उसका जो चार्ज है, चार्जेस इन मेम्ब्रेन्स पे चेंज हो जाएंगे। ये अब पोलराइज स्टेट में है। जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होते हैं उसे उनके जो चार्जेस होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, मींस बाहर मोर पॉजिटिव है और अंदर की तरफ लेस पॉजिटिव है। ये इनकी पोलराइज स्टेट है। लेकिन जैसे ही सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाती है और इनर मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव हो जाती है देन आउटर मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये डीपोलराइज्ड हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं ना, तो डीपोलराइज्ड हो गए हैं। तो इसी के साथ ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जब इनमें डीपोलराइजेशन होती है, और साथ ही हमने कहा था कि कुछ पोटाशियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफिकली दिखाया गया है कि किस तरह से ये टाइम और वोल्टेज के हिसाब से एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल में ये कन्वर्ट होती है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह का एक ग्राफ आपकी बुक में भी है। यहाँ पे देखें, ग्राफ को समझने के लिए दो एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस है जिसमें ये देखें आप टाइम दिखाया गया है मिली सेकेंड्स में, और दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस है यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं ये वोल्टेज में दिखाई गई हैं, मिली वोल्ट्स में, ठीक है। ये उसका पोटेंशियल दिखाया गया है। जैसे हमने पहले बात की थी कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पे होती है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट्स होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो इसका स्टार्ट दिखाया गया ग्राफ का, इसमें जो मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ग्राफ में जो लाइन दिखाई गई है ये बिल्कुल स्ट्रेट -70 मिली वोल्ट पे दिखाई गई है। अब मींस कि ये जो न्यूरॉन का हिस्सा है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, अभी तक इसको कोई स्टिमुलस नहीं मिला, जिसकी वजह से इसके पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -70 मिली वोल्ट तक ही है, ठीक है। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है तो इसमें ये देखें ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है कि जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है तो ये अपना पोटेंशियल चेंज कर देती है और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्शन पोटेंशियल, जो कि कितना है यहाँ पर देखें तो एक्शन पोटेंशियल जो है
40 मिली वोल्ट्स दिखाया गया, +40 या +50 तक भी मिली वोल्ट्स तक ये वैल्यू इसकी होती है। तो यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। और नर्व इम्पल्स जब न्यूरॉन के उस हिस्से से आगे की तरफ चली जाती है तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ से नर्व इम्पल्स अब गुजर चुकी है, आगे चली गई है, वो दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है। देखें ग्राफ दोबारा स्ट्रेट होने लग गया है और ये न्यूरॉन का हिस्सा रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गया है -70 मिली वोल्ट्स में। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इसमें होता क्या, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उस वक्त हम कहते हैं चार्जेस की क्या हुई है, डीपोलराइजेशन हुई है, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे उनके चार्जेस पोलराइज थे, जब एक्शन पोटेंशियल में आए तो चार्जेस रिवर्स हो गए, डीपोलराइज्ड हो गए। और जैसे ही इम्पल्स वहाँ से गुजर के आगे चली जाती है तो वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है, तो चार्जेस दोबारा पोलराइज स्टेट पे आ जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कि रीपोलराइजेशन हुई है, कि चार्जेस जो हैं वो दोबारा अपनी पोलराइज स्टेट में आ गए हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेट पे आ गए हैं। इसी के साथ ही ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है ओवरशूट, कि जब इम्पल्स वहाँ से मूव करके आगे चली जाती है न्यूरॉन से तो वो दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर करता है, तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो जो कन्वर्जन होती है एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग पोटेंशियल में, तो वो ट्रांजिशन स्टेज कहलाती है ओवरशूट। अब इसमें है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऐसे न्यूरॉन्स जिनके बाहर माइलिन शीट पाई जाती है। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर आप ये देखें तो ये देखें, इसके बाहर ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन दिखाया गया। एक्सॉन के ऊपर जो है ये माइलिन शीट मौजूद है। ठीक है, और इसके ये यहाँ पर ये नोड है, इसका ये नोड है और इसी तरह ये उसका नोड है। तो यहाँ पे जैसे नीचे दिखाया गया है कि नोड वाली पॉइंट से एक्शन पोटेंशियल को ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ से ये जंप करके दूसरे नोड तक जा सकता है। मींस माइलिन शीट के एक नोड से ये एक्शन पोटेंशियल जंप करके दूसरे नोड तक पहुँचता है। इन नोड्स को नोड ऑफ रेनवियर भी कहा जाता है। और इस तरह की जो इम्पल्स है जो इस तरह से ट्रेवल करती है, इसे साल्टेटरी इम्पल्स कहा जाता है। और ये उन न्यूरॉन्स में होती है जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, जिनके एक्सॉन के बाहर माइलिन शीट मौजूद होती है। स्पीड की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो नर्व इम्पल्स की नॉर्मल स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है, कि एक सेकंड में ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर्स पर सेकंड भी रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जिक्र हुआ था कि साइनैप्स क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं एक न्यूरॉन की तो हम कहते हैं कि उसमें उसके डेंड्राइट्स होते हैं, उसमें उसका एक्सॉन होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक जो नर्व है, आप न्यूरॉन है, वो आपको दिखाई गई है कि ये उसका डेंड्राइट वाला हिस्सा है। और इसके नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड सा, ये इसका एक्सॉन वाला हिस्सा है। डेंड्राइट के बाद ये एक्सॉन है और एक्सॉन फिर एंड हो रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लू सा दिखाया गया एक्सॉन टिप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सॉन की एंडिंग है, एक तरफ डेंड्राइट है और दूसरी तरफ एक्सॉन एंडिंग है। ये एक न्यूरॉन है। अब एक न्यूरॉन के बाद जब दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है तो वहाँ फिर उसी तरह से डेंड्राइट्स होंगे, फिर आगे एक्सॉन होगा। तो एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के आपस में जो जंक्शन बनता है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, इनके दरमियान जो जंक्शन है, जो यहाँ रेड सर्कल सा दिखाया गया है, ये कहलाता है साइनैप्स। यहाँ पर भी देखें कि एक डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग के साथ ये साइनैप्स बना रहा है। अब ये जो साइनैप्स हैं ये होते क्या हैं, ये कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होते इनके दरमियान, बल्कि एक एक्सॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसकी जो एंडिंग होती है, इनके दरमियान छोटे छोटे से गैप्स होते हैं। हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक गैप्स हैं, या हम इनको कॉन्टैक्ट पॉइंट्स भी कहते हैं कि दो न्यूरॉन के दरमियान ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। तो ये गैप्स इनफैक्ट साइनैप्स कहलाते हैं। अब हमने कहा कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द साइनैप्स। अब ये जो साइनैप्स है ये सिर्फ एक डेंड्राइट के साथ ये साइनेप्टिक कनेक्शन नहीं बनाती, बल्कि अगर एक न्यूरॉन के आगे एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं तो वो कई न्यूरॉन फाइबर्स के साथ जो है इस तरह का साइनेप्टिक कनेक्शन बना सकती है। और दूसरी बात ये कि हम कहते हैं कि एक नर्व इम्पल्स जब ट्रैवल करती है
न्यूरॉन में से उसने ट्रैवल करने के बाद वो एक्सॉन एंडिंग तक पहुंच जाती है। उसके बाद उसने साइनैप्स को क्रॉस करना है और फिर दूसरी न्यूरॉन में जाना है। तो मतलब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाने के लिए नर्व इम्पल्स ने कहाँ से गुजरना है, साइनैप्स में से गुजरना है। तो साइनैप्स में से जब वो गुजरती है, एक न्यूरॉन में से तो वो अकेली ट्रैवल कर लेती है, लेकिन दूसरी न्यूरॉन में जाने के लिए उस साइनेप्टिक पॉइंट तक 2 या 3 नर्व इम्पल्सेस का बैक वक्त आना ज़रूरी है, या फिर थोड़े थोड़े वक्फे से कंसेक्टिवली उनका आना ज़रूरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस जब वहाँ पर मौजूद होंगी तो वो उसको ट्रिगर करेंगी या अगली न्यूरॉन में उसको ट्रैवल कराएंगी। अदरवाइज़ वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से तो मूव करके जाएगी, अगर वो साइनैप्स तक पहुँचती है और एक ही नर्व इम्पल्स है, उसके साथ मज़ीद कोई और नर्व इम्पल्सेस वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो वो आगे ट्रैवल नहीं करेगी नेक्स्ट न्यूरॉन में। उसके अलावा ये कि हमने बात की कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, और दरमियान में जो कनेक्शन है या जो दरमियान में गैप है वो साइनैप्स है। तो साइनैप्स से हम कहते हैं कि इम्पल्स ने मूव करके आगे डेंड्राइट और मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है। तो वहाँ से वो ट्रैवल कैसे करती है, हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वहाँ उस गैप में से वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, वो कुछ केमिकल्स के ज़रिए होती है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इसको समझने के लिए आप ज़रा इस डायग्राम को देख लें कि ये एक्सॉन दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये एक्सॉन की एंडिंग है, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन एंडिंग है इसके आगे ये एक स्पेस नज़र आ रही है, ये जो स्पेस है ये साइनैप्स है। अब यहाँ ये ऊपर जो है ये एक्सॉन की एंडिंग है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, और ये जो नीचे मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये दूसरे जो साथ वाला न्यूरॉन है उसका ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक न्यूरॉन की एक्सॉन की मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ये स्पेस है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा हुआ है, ये स्पेस कहलाती है साइनैप्स। तो इस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है जो कि साइनैप्स के हम कह दें ऊपर है, ये कहलाती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और साइनैप्स के नीचे वाली मेम्ब्रेन जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है वो कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री मीन्स पहले, मीन्स साइनैप्स से ऊपर, और पोस्ट मीन्स जो बाद में होती है। तो इस साइनैप्स के नीचे जो ये मेम्ब्रेन है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अलावा ये कि इस नोब वाले हिस्से में जिसको हम कहते हैं कि एक्सॉन एंडिंग है, इसको साइनेप्टिक नोब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखें आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं कि सर्कुलर फॉर्म में ये वेजिकल्स मौजूद हैं, और इन वेजिकल्स के अंदर देखें तो आपको कुछ डॉट्स सा नज़र आ रहा है, ये इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। और फिर जब इलेक्ट्रिक वेव या नर्व इम्पल्स जो है वो मूव करके एंड तक आती है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इन वेजिकल्स में जो मौजूद होते हैं, तो होता ये है कि ये वेजिकल्स जाके इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ जैसे ही होते हैं तो इनके अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे ही ये रिलीज़ हुए तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन ट्रांसमीटर्स को ले लेते हैं और इस को आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखाए गए हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखाए गए हैं जो कि ये इस डायग्राम में भी दिखाए गए थे। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कब जो है ये रिलीज़ होते हैं, जब ये साइनेप्टिक वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुए तो इनके अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होने के बाद नीचे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हैं कुछ रिसेप्टर्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नज़र आ रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स जो हैं इसमें मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेते हैं और उसको इम्पल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, और वो एक न्यूरॉन की एंडिंग से साइनैप्स में जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं, और वहाँ से दूसरे डेंड्राइट जो होते हैं वो इनको लेते हैं और ये मैसेज एक तरह का लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक वेव का या फिर नर्व इम्पल्स का दूसरे न्यूरॉन में। तो इन नेचर ये होते क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। एसिटाइल कोलिन है, इसमें एड्रीनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सीरोटोनिन है और डोपामिन है। इनमें सबसे जो मेन या मेजर ट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जो ट्रांसमिशंस होती हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन उसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो ये मेजर ट्रांसमीटर कहलाता है एसिटाइल कोलिन। उसके अलावा बाकी जो हमने एग्जांपल्स इसमें जिनका जिक्र किया है
ये सब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो दैट्स इट, ये आज हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आपने अब इसको अपनी बुक में से भी एक बार इसको पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।